जय हिंद दोस्तों। हेलो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं रविकांत। आज हमारी ये सेकंड क्लास है। इसमें हम आपको यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने पेपर कराए गए हैं 2015 से लेकर 2023 तक के, उनका सभी पेपरों का हम जीएस के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जिसमें से हमने आपको एंशियंट हिस्ट्री के यानी प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन करा दिए हैं। 100 क्वेश्चन आपको हमने करा चुके हैं प्राचीन इतिहास के, जो सभी एग्जामों में लास्ट टाइम आए हुए हैं, जैसे कि लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, लोअर पीसेस हो गया, आरओ हो गया, एआरओ हो गया, जो इन पेपरों में आए हुए हैं 2015 से लेकर 2023 तक के जितने एग्जाम हुए हैं। यूपी पेट हो गया, इन सभी एग्जामों का हम जीएस का आपका क्वेश्चन करा रहे हैं और आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं। तो हमने एंशियंट हिस्ट्री आपको करा चुके हैं, आज हम आपको मिडिवल हिस्ट्री कराएंगे। तो हम लोग चलते हैं, मिडिवल हिस्ट्री देखते हैं। तो आप लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम मिडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। आपको हमने एंशियंट हिस्ट्री करा दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गोरी कब पराजित हुआ था? तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। किससे? पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। और सेकंड में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गोरी ने, यानी कि 1192 सेकंड तराइन के युद्ध में। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो पहली बार मुस्लिम शासक जो आक्रमण किया था भारत पर, वो कौन था? वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये 1711 में आक्रमण किया था भारत पर पहला। सिंध क्षेत्र में सबसे पहली बार 1711 में आक्रमण किया था। और अरबों ने 1712 में 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में दाहिर को परास्त किया था। किसको परास्त किया था? दाहिर को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ को नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया है? तो कब नष्ट हुआ था ये बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। कब किया गया था? 1200 ईस्वी के आसपास। कब किया गया था? 1200 ईस्वी के आसपास इसको नष्ट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था, जो कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं हम लोग। अब हमारा यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड आपका दोनों इम्पॉर्टेंट है। किसमें? मिडिवल हिस्ट्री में आपका दिल्ली सल्तनत एंड मुगल आपका दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन। तो हम लोग आते हैं दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है? तो सबसे कम टाइम पीरियड तक किसने शासन किया था? खिलजी ने। और सबसे अधिक टाइम तक किसने किया था? तुगलक वंश ने सबसे अधिक टाइम पीरियड तक शासन किए थे। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान इसमें कौन था? तो इसमें आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली के पहले सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, कब? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी थी। इलबरी या गुलाम वंश की नींव रखी थी इसने। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो अभी बता ही चुके हैं, कुतुबुद्दीन किसका था? एक गुलाम वंश का एक संस्थापक था। किस वंश का था ये? गुलाम वंश का। और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसे क्या कहा जाता है? इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लाखों का दान करता था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। और इसी ने ही कुतुब मीनार बनाने के लिए नींव रखी थी। किसने रखे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखे थे। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाए थे? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलवन ने अपनाया था। किसने अपनाया था लौह और रक्त की नीति? बलवन ने अपनाया था। ये किस में आया? आपका लोअर पीसेस में आया था 2016 का। तो बलवन ने ही लौह और रक्त की नीति अपनाया था। कब अपनाया था? 1266 से 1287 के आसपास। और ये एक गुलाम वंश का शासक था। किसका था? गुलाम वंश का शासक था।
किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके टाइम पर आया था? ये एमबीटी के टाइम पर आया था, यानी तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था, एमबीटी। इस टाइम में इब्न बतूता भारत आया हुआ था, और ये कहाँ के निवासी थे? मोरक्को अफ्रीका के निवासी थे। कहाँ का था ये? मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। ठीक है। और 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक अपना राजदूत बनाकर इसको चीन भेजता है। और अगर बात की जाए इब्न बतूता की रचना कौन सा है, तो यात्रा वृत्तांत जो है रहला नामक ग्रंथ लिखा था। किसने? इब्न बतूता ने रहला नामक ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? किसने कह रहा है? तैमूर। तो भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में कब? 1938 ने 1398 में समरकंद के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 में किया था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश की नींव रखने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और सबसे लंबा पीरियड अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो सबसे लंबा पीरियड तक रहने वाला तुगलक वंश था। और कब गद्दी पर बैठा था तुगलक वंश? 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और इसी ने ही सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था। किसके लिए, किसका निर्माण कराया था? कुएं तथा नहरों का निर्माण कराने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। अगला क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी? किसकी पूछ रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था कब था? 1296 से लेकर 1316 था। और इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर कहाँ तक था? मध्य भारत तक फैला हुआ था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अफगानिस्तान से लेकर मध्य भारत तक फैला हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का ये दूसरा शासक था। कौन था ये? दूसरा शासक था। इसने अपने चाचा को मारकर दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी पर बैठा था। और इसके अगर विजय अभियान देखा जाए तो इसके जो विजय अभियान थे, गुजरात का विजय अभियान 1299 से 1300 ईस्वी तक था। रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी में किया था। चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। मालवा पर 1305 पर आक्रमण किया था। सिवान पर कब आक्रमण किया था? 1308 में किया था। और जालौर पर 1311 में आक्रमण किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खान किससे संबंधित है? इस सैयद वंश से संबंधित था। खिज्र खान ये दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश से का ये दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का एक संस्थापक भी था। कौन? खिज्र खान। इसने आक्रमणकारी तैमूर का सहयोग प्रदान किया था, और बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर के सूबेदारी सौंपे थे। और खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि ये रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश में कौन था? तो क्या बताएंगे आप? खिज्र खान था। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल किसका पूछ रहा है? भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब तक था? क्या बताएंगे आप? तो सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था ये 1489 से 1517 तक था। किसका? सिकंदर लोदी का। सॉरी। तो ये सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का क्या था? ये उत्तराधिकारी था, यानी पुत्र था ये। कौन था ये? उत्तराधिकारी पुत्र था। और इसका मूल नाम क्या था? निजाम खां था। और 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी और सिंहासन पर बैठा था। तो अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य से, यानी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ही ये था विजयनगर साम्राज्य। साथ में हम लोग इसको भी देख लेते हैं पैरेलल। क्या इसका है? कौन सा? विजयनगर साम्राज्य।
विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय को कहा जाता था, यानी राय किसे कहा जाता था, किस पर, विजयनगर में। तो किसे कहा जाता था, नरपत को कहा जाता था, राय कहा जाता था। विजयनगर के शासकों को कहा जाता था राय, नरपत। अश्वपत किया जाता है। विजयनगर के लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को घोड़ों के स्वामी को अश्वपति कहा जाता है। किसको, अश्व में घोड़ा ही होता है, पत मतलब स्वामी, तो समझ सकते हैं आप, घोड़ों के स्वामी को अश्वपत कहा जाता था। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी, किसके पूछ रहा है, तुलु राजवंश की। ये संगम डायनेस्टी का है। तो तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी, वीर नरसिंह ने की थी। कब किया था ये, 1505 में तुलु वंश की स्थापना की थी। और कब तक शासक था, 1565 तक था। किसने किया था, वीर नरसिंह ने किया था। इतिहास में इसे द्वितीय बाला पहाड़ की भी संज्ञा दी जाती है। तुलु वंश विजयनगर का यह तीसरा राजवंश था। कौन सा था, तीसरा राजवंश था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। तो किस साम्राज्य में था, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वही होगा आंसर हमारा। तो ये कौन सा हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भी भाग लेती थी। विजयनगर जो साम्राज्य था 1336 से ये कब तक था, 1646 तक, जो मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना किसने की थी, हरिहर बुक्का, हरिहर तथा बुक्का ने किए थे, दोनों भाइयों, ये दोनों भाई थे, हरिहर तथा बुक्का, इन्होंने किया था। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। तो विजयनगर राज्य जो किस नदी किनारे स्थित था, यह तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित था। किस नदी किनारे, तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित था। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने, दोनों भाइयों ने इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और किस डायनेस्टी के नाम से किए थे, संगम डायनेस्टी के नाम से किए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो बता चुके हमने, हरिहर और बुक्का दो थे। तो ये आपका ANP इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिहर तथा बुक्का दोनों भाई थे। और विजयनगर साम्राज्य में निम्न राजवंश कौन कौन से राजवंश शासन किए थे, तो संगम डायनेस्टी था, सालू डायनेस्टी था, एंड तुलु डायनेस्टी था, एंड आरा बीडू डायनेस्टी था। कौन कौन से थे, संगम डायनेस्टी, सालू डायनेस्टी, तुलु डायनेस्टी एंड आरा बीडू डायनेस्टी, ये विजयनगर के डायनेस्टी थे। संगम वंश के संस्थापक हरिहर तथा बुक्का ने किए थे, और ये एक हिंदू राजवंश था। अब आते हैं हम लोग सिखिज्म भक्ति मूवमेंट पर। इस पर आते हैं, सिखिज्म तथा भक्ति मूवमेंट पर। इसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन था। किसका पूछ रहा है, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का अगुवाकार कौन था, तो इसको शंकराचार्य जी को माना जाता है कि भक्ति आंदोलन के एक अगुवाकार थे। कौन थे, शंकराचार्य। और इन्होंने किस परंपरा का प्रतिपादन किया था, इन्होंने अद्वैतवाद, इनका कौन सा फिलॉसफी थी, इनका फिलॉसफी था अद्वैतवाद था। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया गया था। क्या कह रहा, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया गया था। तो किसके द्वारा किए गए थे, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा प्रमाणित किया गया था। और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो 1706 गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था। इस संकलन में शेख फरीद, संत कबीर, नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे अन्य हस्तियों के लेखन को जोड़ा गया था। और जो इनकी लिपि थी, तो कौन सी लिपि है, गुरुमुखी इनकी लिपि थी। कौन सी है, सिखों को लिपि किया है, गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन आता है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। कौन सा गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, तो गुरु नानक देव की जयंती को मनाया जाता है गुरु पर्व त्योहार के रूप में। तो सिख पंथ के संस्थापक तथा सिख के पहले गुरु नानक
देव जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। और इनका जन्म कब माना जाता है? 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को रावी नदी किनारे स्थित आधुनिक पाकिस्तान, जो कि करंट में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं, वर्ष डैश डैश गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहब, कब आनंदपुर साहब में सिखों की समान बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी। तो कब रखे थे? 1699 में खालसा की नींव रखे थे। इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया होगा, तो हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं सही है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा 1699 में। और खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने सिख गुरुमत्ता समारोह में भाग लिया और जो सिख आचार संहिता और परंपराओं को सख्ती से पालन करते हैं। और क्या क्या पालन करते हैं? 5 भौतिक वस्तुओं, जैसे जो 5 भौतिक वस्तुएं रखते हैं, क्या क्या रखते हैं? केस हो गया, केस, कंघा यानी केस मतलब बाल, कंघा, कड़ा जो हाथ में पहनते हैं, कच्छा और कृपाण धारण करते हैं लोग। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? यानी कि लास्ट गुरु पूछ रहे हैं। लास्ट आपका गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह लास्ट सिखिज्म के गुरु थे। सबसे पहले कौन थे? गुरु नानक थे। और सबसे लास्ट कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ये दो आप लोग जरूर ध्यान रखिए, कौन? प्रथम एंड लास्ट, गुरु नानक देव एंड गुरु गोविंद सिंह। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? तो लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? गुरु नानक ने लंगर की परंपरा आरंभ की थी और ये सिखों के पहले गुरु थे। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। कौन किए थे? जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। इन्होंने ही अमृतसर नगर का निर्माण भी कराया था। और जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में अर्जुन देव को क्या कर दिया था? फांसी दे दिया था। कब? 1606 में। किसने? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो अभी हमने ऊपर बताया, किसके आदेश पर मारा गया था? ये जहांगीर के आदेश पर 5वें सिख अर्जुन देव को हत्या कर दी गई थी, फांसी कर लटका दिया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो नॉर्थ इंडिया में किसको जाता है? रामानंद को जाता है। तो भक्ति आंदोलन का आरंभ नॉर्थ इंडिया में यानी साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। 800 से 17वीं तक चला है, जिसमें दक्षिण भारत में अलवार तथा नैनारों से हुआ था। और भक्ति आंदोलन के जो नॉर्थ इंडिया में है, रामानंद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मिले, यानी कि सही कौन नहीं है? तो इब्न बतूता भारत कब आया था? तो ये 1333 में आया था, बिल्कुल सही है, एमबीटी के टाइम पर। ये आपका गलत है, 1506 गुरु नानक का जन्म डेट। ये आपका क्या है? गलत ऑप्शन है। अभी हमने पीछे बताया है इसका, गुरु गोविंद सिंह का, सॉरी गुरु नानक का। 1590 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, ये भी सही है। 1498 वास्को डी गामा कालीकट भी आए थे, ये भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में पाकिस्तान पंजाब प्रांत में हुआ था, तलवंडी में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीजक पुस्तक के लेखन कौन है? कबीरदास हैं। कबीरदास के द्वारा बीजक लिखी गई है। अगर सूरदास की बात की जाए तो सूरसागर, सूरसारावली एंड साहित्य लहरी, ये सूरदास के हैं। विद्यापति की बात की जाए तो कीर्तिलता, कीर्त पताका, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा, ये विद्यापति के हैं। अब हम आते हैं मुगल पीरियड पर। किस पर आते हैं? मुगल पीरियड, ये आपका इम्पोर्टेंट है,
इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो देखते हैं हम लोग के क्वेश्चन। संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में स्टार्ट हुआ था, या किसके समय में लोकप्रिय हुआ, सॉरी लोकप्रिय पूछ रहा है। किसके टाइम पे पित्रा ड्यूरा एक लोकप्रिय हुआ था, किसके टाइम पर हुआ था, ये शाहजहाँ के टाइम पर। और शाहजहाँ के टाइम को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका स्थापत्य कला का। और शाहजहाँ के टाइम पे ही ताजमहल और इत्मीदुद्दौला का मकबरा बनवाया गया था। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक कौन था, कौन सा जजिया। तो जजिया लगाने वाला कौन था, औरंगजेब था, जो इसने रिपीट फिर से लगाया था। औरंगजेब ने क्या किया था, जजिया को फिर से लागू कर दिया था। जजिया क्या होता था, ये गैर मुसलमानों से जो धार्मिक टैक्स लिया जाता था, यानी कि जो पंडितों से टैक्स लिया जाता था, ये जजिया कर होता था। अकबर ने इसको समाप्त किया था और फिर से किसने लगाया था, औरंगजेब ने इसको लगाया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। किसका पूछ रहा है, जब ईस्ट इंडिया के यानी कि 1600 के आसपास का पूछ रहा है, किसका शासन था 1600 के टाइम पर। तो मुगल सम्राट था। तो गुप्त सम्राट तो ये बिफोर का बने रहा है, मौर्य भी आपका है, शुंग भी आपको पहले का है, तो अब कौन हो जाएगा, मुगल पीरियड हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था यह। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अकबर की सफल किसके अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस शेष दरबारी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ये राजा टोडरमल को दिया जाता है भू राजस्व यानी सफल भू राजस्व प्रणाली को। राजा टोडरमल के द्वारा ही भू राजस्व प्रणाली स्टार्ट की गई थी, और ये अपने समय के एक योग्य राजस्व अधिकारी भी थे, और इन्होंने शेरशाह के दरबार में भी सेवा दी थी। किसके दरबार में, शेरशाह के। और इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, टोडरमल। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया, यानी कि देखना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पानीपत की पहली लड़ाई, तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, ये आपके 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये पानीपत की आपकी दूसरी लड़ाई गलत दिया हुआ है। क्या है पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1556 में हुआ था दूसरा युद्ध पानीपत का। पहला कब हुआ था, 1526 में। हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध, ये आपका सही है। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई हमने बता चुके कब हुआ था, 1526 में हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था, बाबर और लोदी के मध्य हुआ था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ था और मुगल साम्राज्य का स्टार्टअप हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, तो अभी हमने जस्ट बताया अकबर और हेमू के मध्य दूसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। पहला एक कब हुआ था, 1526 में बाबर और लोदी के बीच हुआ था। दूसरा आपका 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। और तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। क्या नाम था, फरीद था। इसका क्या नाम था, फरीद था। और इसने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, जौनपुर से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, कलिंजर अभियान में इसकी मृत्यु हो गई थी। और शेर शाह का मकबरा बिहार में सासाराम में बना हुआ है। कहाँ पर है, सासाराम बिहार में है। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, किसकी हुई थी, बाबर के बेटे हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी। ठीक है।
और 1539 में ही, कब, 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं और शेरशाह के किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। उसके बाद 1540 में कन्नौज अर्थात बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं एक बार फिर से क्या हुआ था? शेरशाह से पराजित हुआ था। चौसा हुआ गया 1539 में, और 1540 में कन्नौज का युद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो किसकी बात कर रहा है? प्रथम पानीपत युद्ध की बात कर रहा है, 1526 के। किसकी बात कर रहा है? 1526 की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था? तो आगरा का किला का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। अकबर ने 1565 में स्टार्ट किया था। कौन सा? अकबर, आगरा के किला का निर्माण। और इस किले को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? किसकी भूमिका रहा? एक कोतवाल के। तो कोतवाल की क्या सही भूमिका थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। कोतवाल है तो राजस्व हो ही नहीं सकता, राजकोष हो ही नहीं सकता, युद्ध के लिए नेतृत्व ये भी नहीं हो सकता है आपका। और इसको नगर प्रधान भी कहा जाता था। अगला आते हैं हम लोग, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो हमने अभी बताया किसका था? शेरशाह सूरी का बिहार सासाराम में मकबरा बना हुआ है। और ये मकबरा तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई टर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का क्या नाम है? बाबरनामा है। क्या नाम था? बाबरनामा है, जिसको तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा से भी जाना जाता है। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है? ये फारसी में थे, सॉरी चगताई में थे, और इसकी जो दरबार की भाषा क्या थी? फारसी थे। भारत में जहांगीर का शासनकाल, यानी जो जहांगीर का टाइम पीरियड था वो क्या था? तो जहांगीर का टाइम पीरियड क्या है? 1605 से 1627 तक जहांगीर का टाइम पीरियड है। और इस पीरियड को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किसका? चित्रकला का जहांगीर के टाइम पर स्वर्ण युग कहा जाता है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कब कहा जाता है? शाहजहां के टाइम पर। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? रंगून में हुई थी, करंटली बर्मा। कहाँ पर हुई थी? रंगून में। क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। और वहीं पर 1862 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर की। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो पहला कठपुतली सम्राट कौन था? बहादुर शाह, यानी जहांदार शाह था। कौन था? जहांदार शाह था। अगला क्वेश्चन आते हैं, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी? तो किसके टाइम पीरियड में हुआ था ये? शाहजहां के टाइम पर हुए थे। जो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था और कोहनीर हीरा था, किसके टाइम पर स्थापित किया गया था ये? इस शाहजहां के टाइम पर स्थापित किया गया था। और इसको नादिर शाह ने लूट कर ले गया था। कौन ले गया था? नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया था। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो अकबर के दरबार में कौन कौन प्रसिद्ध कवि थे? तो रहीम कवि की बात कर रहा है। और सभी के नहीं, अकबर के टाइम पे तो नवरत्न थे, लेकिन कवि कौन था? रहीम खान था। अब्दुल रहीम खान खाना था जो एक कवि था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग,
अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? किससे पूछ रहा है? नवरत्न। तो अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे। अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। तो ये ऑप्शन सही दिया हुआ। अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। राजा मान सिंह वो अकबर के वित्त मंत्री थे। ये आपका ऑप्शन गलत है। अब्दुल रहीम खान खाना वो एक कवि थे। ये अभी जस्ट ऊपर बताया हमने। ये कौन थे? कवि थे और अकबर की भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र भी थे। मुल्ला दो प्याजा ये मुगल सम्राट अकबर के मुख्य कौन थे? सलाहकारों में से एक था। कौन? ये भी ऑप्शन सही है। तो गलत कौन सा ऑप्शन दिया इसमें? बी नंबर, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। जो मान सिंह थे ये आमेर के राजा भरमल के पौत्र थे और इनको अमेरिकी राजगद्दी पर बैठाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन आते हैं, औरंगजेब किसका पुत्र था? क्या पूछ रहा है? औरंगजेब किसका पुत्र था? ये तो शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 में उज्जैन के निकट दोहात नामक स्थान पर हुआ था। और इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार पर सबसे चरम उत्कर्ष पर था, यानी सबसे ज्यादा विस्तार औरंगजेब के टाइम पर हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो हमने बताया था अकबर और हेमू के बीच 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच 1556 में लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो इसमें कौन है जो मुगल बादशाह था, शराब नहीं पीता था या छूता नहीं था? तो औरंगजेब था। और औरंगजेब ने ही शराब बंद भी करा दिया था अपने टाइम पीरियड में। और औरंगजेब अपना जीवन पवित्रता से व्यतीत करता था और खाने पीने, वेशभूषा और जीवन के अन्य सभी वह सुविधाओं से वो बेहद संयम रखता था और इसको ही जिंदा पीर भी कहा जाता था। क्वेश्चन पूछ सकता है, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? क्या बताएंगे? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था मुगल बादशाह? शाह आलम था। शाह आलम द्वितीय ने ही अपना इलाहाबाद को राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था और ये अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। और अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता और हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर का जो प्रमुख संरक्षक बना था वो बैरम खान हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हम लोग, हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? ये इनको काला नौर में बैठाया गया था। जनवरी 1556 दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय के सीढ़ियों से किसकी हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और इसके पश्चात ही 14 वर्ष की अवस्था में अकबर को क्या बनाया? कब? 14 वर्ष की अवस्था में काला नौर में इनको राजतिलक किया गया था। किसका? अकबर का। निम्नलिखित किन सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो किसके टाइम पर पहला रुपया मुद्रित किया गया था? शेरशाह सूर्य के टाइम पे किया गया था। किसके टाइम पीरियड में? शेरशाह के टाइम पर ही रुपया मुद्रा को मुद्रित किया गया था और उसी टाइम से रुपया चलाया आ रहा अभी तक। जो भारत के रुपया पहली बार मुद्रा जारी किया गया था, कब किया गया था? शेरशाह सूर्य के टाइम पर किया था। और इसका वजन की बात किया तो 180 ग्राम का वजन होता था चांदी का सिक्का। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? कौन? थॉमस रो
किस किले में मिला था? ये अजमेर के किले में मिला था, तामस रो। 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में तामस रो से तथा 1608 में कैप्टन हॉकिंस के राजदरबार में मिला था। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो भूमि मापने की जो व्यवस्था किसने किया था? शेरशाह सूर्य ने किया था, और उसको ही सिकंदरी गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिकंदरी गज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आते हैं, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? किसकी? अकबर के। तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना करने वाला कौन था? बदायूनी था। कौन था? बदायूनी था, अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। क्वेश्चन क्या है? अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? क्या कह रहा है? कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो कौन था? अकबर अनपढ़ था। हुमायूं ने अकबर की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया तथा बैरम खान को शिक्षक नियुक्त किया, किंतु अकबर की रुचि शिक्षा में नहीं थे। जो किसकी? तीरंदाजी, तलवारी और घुड़सवारी में इसकी क्या थी? रुचि थी। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? पुलिस बल के मुखिया क्या कहा जाता था? अभी हमने ऊपर बताया था, कोतवाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था पुलिस बल के मुखिया को। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? किसने समझौता किया था? जहांगीर ने समझौता किया था। महाराणा अमर सिंह यानी मेवाड़ के जो सिसोदिया राजवंश के शासक थे, महाराणा प्रताप के पुत्र तथा महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे, उन्हें से क्या किया थे? समझौता किए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जलालुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? ये अकबर का नाम था। और अकबर का जन्म की बात की तो बता चुके हमने, 1542 में हुआ था। और जो इसका टाइम पीरियड था, शासन टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक था। सबसे लंबे टाइम तक यही शासन किया था, अगर मेजर मुगल साम्राज्य में बात किया जाए। अब हम लोग आते हैं मिडिवियल स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर एंड चित्रकला की बात करते हैं हम लोग। इसकी आर्किटेक्चर एंड चित्रकला की बात करते हैं हम लोग। तो दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जामा मस्जिद आपका शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, दिल्ली का। जामा मस्जिद का निर्माण कब कराया था? 1626 सॉरी 1656 में शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। और शाहजहाँ के टाइम पर ही लाल किला और आगरा का ताजमहल भी बना था। अगला क्वेश्चन आते हैं, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ये आगरा में स्थित है। कौन सा? बुलंद दरवाजा। ये अकबर द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1602 में गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था यह सॉरी। ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर डैश डैश ने 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया। तो कौन था जिसने कौन था कैलीग्राफर? तो कैलीग्राफर अमानत खान सिराजी था। 1648 में ही अमानत खान सिराजी ने ताजमहल की कैलीग्राफी की थी। और ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर, एक मकबरा है। इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया यूनेस्को के साइट पर। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वो निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? कौन सा? दिल्ली में जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, कहाँ पर स्थित है ये कुतुब मीनार के परिसर में है। कहाँ पर है? कुतुब मीनार के परिसर में है। कुतुब मीनार किसने बनाने की नींव रखी थी? तो इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखे थे। अगर ये लौह स्तंभ के निर्माण की बात की जाए तो इसका जो निर्माण हुआ था
ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर किया गया था। कब किया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? कौन सा अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है अलाई दरवाज़ा। और इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है ये। और ये किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी था? जो चित्रकारी था किसके सहयोगी था? तो ये हुमायूं के टाइम पीरियड का था। किसके टाइम पीरियड का था? ये हुमायूं के टाइम पीरियड का था। बुलंद दरवाज़ा डैश डैश किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा बता चुके हमने किस द्वारा बनवाया गया था? ये अकबर द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण 1610 में अकबर ने करवाया था ये। और किसके विजय पर कराया था? ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ पर कराया था? आगरा में कराया था ये। पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है या कहाँ किस में स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली से बनाया गया था। कौन से? बौद्ध विहार शैली से बनाया गया है। और फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो बड़ा इमाम बाड़ा ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, बिल्कुल सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला ये भी सही है, दिल्ली में है, जो कि अब अरुण जेटली इसका नाम कर दिया गया है। हुमायूं का मकबरा, ये हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। ये आपका ऑप्शन गलत है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और इसको विश्व धरोहर के यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में स्थल घोषित कर दिया गया है इसको। अगला क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसका निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुबुद्दीन ने इसके निर्माण में योगदान दिया था, यानी इसी के टाइम पर स्टार्ट ही हुआ था। उसके बाद इल्तुतमिश ने बनवाया था, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है। और ये 5 मंजिला इमारत है। अगला आते हैं क्वेश्चन हम लोग मिडिवल लिटरेचर एंड म्यूजिक पर आते हैं हम लोग। मिडिवल लिटरेचर एंड म्यूजिक पर तो ये आपका जो मुगल पीरियड से खासकर इसी क्वेश्चन पूछता है। किससे? आर्किटेक्चर हो गया या पेंटिंग हो गया, लिटरेचर हो गया, म्यूजिक, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कब थे? तो किसके दरबार में दरबारी कब थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कब थे? और अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का टाइम पीरियड भी देखा है। किसका? 7 शासकों का टाइम पीरियड देखा है। और इन्हीं ही खड़ी बोली के इनको ही यानी कि अमीर खुसरो के खड़ी बोली के जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? किसका बोल रहा है? दिल्ली सल्तनत का। तो अमीर खुसरो ये तो है ही है, मिन्हाज उस सिराज ये भी है, जियाउद्दीन बर्नी ये भी है, लेकिन अब्बास खां सरवानी इस नई दिल्ली सल्तनत पीरियड का लेखक नहीं था। कौन? अब्बास खां। ये किस टाइम पीरियड का था? ये मुगल टाइम पीरियड का लेखक था। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, आईने अकबरी किसने लिखा था? तो इसको किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। हम लोग पीछे बता चुका है किसने लिखा था। आईने अकबरी अबुल फजल ने इसको लिखा था। और ये अकबरनामा का एक पार्ट है।
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? क्या पूछ रहा है? सबसे लंबा कांड कौन सा है? तो कौन सा है सबसे लंबा कांड? बालकांड सबसे लंबा कांड है। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड इसमें सबसे छोटा है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बाबरनामा, इसको किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था, सही दिया हुआ है। शाहजहांनामा, इसको किसने लिखा था? मोहम्मद ताहिर ने लिखा था। हुमायूंनामा, इसको ये गलत दिया हुआ, इसको लिखा था गुलबदन बेदन लिखा था। कौन लिखा था? गुलबदन बेदन लिखा था, जो हुमायूं की बेटी थे। ताजुक तुजुक ए जहांगीरी, इसको किसने लिखा था? जहांगीर ने लिखा था, ये भी सही दिया हुआ। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? अभी बता चुके हैं कौन है। गुलबदन बेगम थे, जो कि किसकी बेटी थी? ये बाबर की बेटी थी, गुलबदन बेगम। सॉरी, हमने ऊपर बता देते हुमायूं की बेटी, ये किसकी थी? बेटी थी, ये बाबर की बेटी थी, यानी कि ये हुमायूं की चचेरी बेटी थे। अकबरनामा का प्रसिद्ध लेखक कौन था? तो अबुल फजल था। अकबरनामा का प्रसिद्ध लेखक कौन था? अबुल फजल था, ये बता चुके हमने पहले ऊपर ही। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक किसके पूछ रहा है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन था? जियाउद्दीन बरनी था। जियाउद्दीन बरनी एक इतिहासकार था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी एमबीटी एंड एफएसटी के शासनकाल का अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, इनके शासनकाल का अपने पुस्तक में वर्णन किया है, जो कि कौन सी पुस्तक है इसकी? तारीख फिरोज शाही है। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर ने किसे नियुक्त किया था संगीतज्ञ के रूप में? तो संगीत के रूप में किसी ने नियुक्त किया था? तानसेन को नियुक्त किया था। इनका जन्म एमपी में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज, उत्तर प्रदेश, कासगंज में हुआ था। और इनको ही खड़ी बोली तथा तबला वाद्य यंत्र का जनक माना जाता है। खड़ी बोली तथा वाद्य यंत्र का जनक माना जाता है। किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? किसको माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। यहीं पर हमारा मिडिवल हिस्ट्री समाप्त होता है। कल हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लेंगे। तो आज हम यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको अपने दोस्त तक शेयर करेंगे, और इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी है। तो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।